ये इमेजिंग बनाने का काम है, ये कहाँ से आ रहा है आपका? इसमें कितने वोल्ट आने चाहिए? कितने वोल्ट आ रहे? 2.4, 3.3, 1.7। 3.3 वोल्ट क्यों आ रहे? कैमरे को चालू कर रहे हैं। क्यों चालू कर रहे हैं? कैमरे के लिए तो 2.8 वोल्ट है ना चालू करने। जूमिंग के लिए मैं तो ये सर Zoom इससे ज्यादा अंदर मैग्नेटिक ये रहता है, मैग्नेटिक का जो रहता है जूम और जूम थ्री, तो उसमें क्या है? उसके लिए यूज होता है। ये आती है आपके फोकस सेट करने की सप्लाई, आपकी फोकस कंट्रोल करने के लिए ये सप्लाई आती है। फोकस के ऊपर जो रहता है मैग्नेट के कोर के ऊपर कॉइल लपेटी होती है, वो आपकी इमेज को सेट करती है। कैमरा जब तक इमेज क्लियर नहीं है आटे वो हिलती रहती है, समझे ना? और 2.8 और 1.7 ये कैमरे की सप्लाई। ये और ये हमें देखना नहीं है, जिस टाइप से हम डिस्प्ले को चेक करते हैं उसी टाइप से वो कैमरे को चेक करना है। सारे पॉइंट सेम है, तरीका एक ही चेक करने का, तरीका एक ही चेक करने का। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएंगे तब तक वोल्ट नहीं आएंगे, तो आपका फाइल बरकरार रहेगा। कैमरे के पॉइंट में इतने वोल्ट आते हैं। हाँ, कैमरे के पॉइंट में इतने वोल्ट आते हैं 2.8 वोल्ट, 3.3 और 1.7। ठीक। ये नहीं भी आए तो कैमरा तो चालू होगा, फोकस सेट नहीं करेगा। फोकस सेट नहीं करेगा। ये वोल्ट आनी चाहिए, ये वोल्ट आनी चाहिए। ये वोल्ट आते हैं रेगुलेटर ऐसी से। यहाँ पे कितने वोल्ट है? यहाँ पे कितने वोल्ट आउट हुए? ये क्या होगा? एनेबल। और ये क्या होगा? एनेबल सिग्नल कहाँ से आ रहे? आपने कैमरे को ऑर्डर किया, सीपीयू ने रीड किया, सीपीयू ने सप्लाई अनेबल किया, कैमरा ऑन हुआ। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे कितने वोल्ट चेक करेंगे? इस टाइप से मैंने यहाँ पर टच कर रहा है, याद है ना? ठीक है। कैमरे की सप्लाई के लिए एनेबल होने के लिए 1.7 जब तक नहीं आएगा तब तक आउटपुट 2.8 वोल्ट नहीं होगा। तो हम अगर कैमरे को चालू करना चाहते हो तो जंपर मार के चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, पूरी तरीके से नहीं। वरना 2.8 की जगह 3.7 हो जाएगा तो कैमरा बहुत जल्दी खराब होगा, हीट होगा, हीट, और पावर भी कंज्यूम करेगा, यानी बैटरी ड्रॉप करेगा जल्दी। समझ रहे हो? इसकी टेस्टिंग कैसी है? किसकी जैसी है? टच के समान, डिस्प्ले टच के समान। डिस्प्ले की, डिस्प्ले की क्योंकि डिस्प्ले भी कॉइल लगी है, उसमें भी लगी है। हाँ। इमेज बना के किसको देगा? सीपीयू को कहाँ पे दिखाएगा? हाँ, डिस्प्ले पे। ठीक है, समझ में आ? सारे कैमरे की टेस्टिंग ऐसी नहीं हो। और एक चीज बता दे, फ्रंट कैमरा अगर खराब हुआ तो बैक कैमरा भी चालू नहीं होने। अगर आपका फ्रंट कैमरा खराब हो गया, फ्रंट कैमरे का पत्ता निकला है, तो अगर आपको चालू कर बंद करके चालू करेंगे तो अगर वो फ्रंट कैमरे पे ना होंगे बैक कैमरे पे आना तो चालू हो सकता है। लेकिन अगर आपका फ्रंट कैमरे में स्टार्ट होता है तो आपका बैक कैमरे चालू नहीं होंगे। इसको लिखा दो ना थ्योरी, इसकी थ्योरी लिखा दो ना। लिखा दो क्योंकि हाँ, क्योंकि लिखा काम का क्या बाजी, लिखा काम का। आमिर भाई, क्या स्मार्ट दिखे आपको इसमें? इसमें क्या बेहतर स्मार्ट दिखे? तो ये 11 बजे आएगा। जल्दी आएगा। ठीक है ना? अगर फ्रंट कैमरा खराब होगा तो आपका बैक कैमरा भी चालू नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट की देखिए, क्योंकि ये पल्स सीरीज में घूम के आती है। बहुत से मोबाइल में, या तो बहुत से कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं, मेरा सॉफ्ट ही हो गया। मैं कमीन था? नो, ये कमीन है ना? कभी अगले दिनों पे गाली बकने का अच्छे से तरीका ढूंढना है ना?
क्योंकि कैमरे टू कैमरे कनेक्ट है, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे दो कनेक्टर है, एक सप्लाई यहाँ से निकाल के यहाँ गई, सीरीज में बनाया दो कैमरे है ना, दो कैमरे कनेक्ट होते तो एक से पल्स जनरेट होती है, एक के बाद सीरीज बनती है, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है इसका कैमरे का। और कैमरा खराब होता है, कैमरा चालू ही नहीं होता, आपने 4 कैमरे बदल दिए, सारी सप्लाई ओके, सारी सब कुछ ओके, इस कॉइल में अगर रेजिस्टेंस नहीं आना तो आपका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंस चेक करते हो तो बताता है, लेकिन जब बोर्ड पिक करते हो तो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि बोर्ड टाइट हुआ तो अगर सीपीयू ड्राई हुई तो कैमरा चालू नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी रफी भाई ने एक सेट दी नोट, वो है उसके सीपीयू पे, उसके ये इस कॉइल पे रेजिस्टेंस नहीं आया, डबल डेकर है सीपीयू। नोट 4 में नोट 4 नहीं, नोट कुछ दिए 8 दिए 7 दिए, इसमें कैमरा चालू नहीं हो रहा है। मैंने चेक करा तो इस कॉइल पे रेजिस्टेंस नहीं है, कैमरा कहां से आएगा? आप दूसरा बदलेंगे तो भी नहीं होगा, तीसरा बदले तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपका सर्किट डैमेज है, कैमरा थोड़ी डैमेज है। एड्रेस लेके काम करना होगा। हां, सीपीयू डालनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करके लगानी पड़ेगी, पर डायरेक्ट कैमरा होगा। कैमरे के लिए भी अगर किसी को अगर आप फॉल्ट बताते, कोई कैमरे के लिए अगर आप आया, अगर आप जानकार है जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका खर्चा बताओगे कि भैया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका कैमरा खराब है तो इतना खर्चा आएगा, ठीक है। अगर आपका मदरबोर्ड से सीपीयू से अगर काम होगा तो आपको ज्यादा खर्चा आएगा। अगर आपको दोनों चीज मालूम नहीं है तो बोलेंगे भैया 500 रुपये में देगा, आपने एक जजमेंट के हिसाब से बताया, बिना बोले नहीं पता चलता। दिमाग खराब तब होता है जब ग्राहक बोलता है ठीक है भैया कैमरे से होगा तो बना दो, और अगर फॉल्ट आता है सीपीयू से और कस्टमर को हम ज्यादा खर्चा बता दे तो उस कंडीशन भैया काम को रिटर्न तो दे। एक चीज मैं बता दूंगा भैया, देखो मैं खोलूंगा और आपको फॉल्ट बताऊंगा, अगर आप उसमें नहीं रिपेयर करेंगे तो मैं आपसे सर्विस चार्ज लूंगा, तो बेकार नहीं जाती। और सही में अपन सबसे बड़े बेवकूफ है, हम खोलते चेक करते उसके बाद कस्टमर को भैया नहीं बना पैक करो, उतनी देर अपना टाइम खर्च है। तो कंपनी ने एक चीज का फायदा उठा लिया, आप बनाने न बनाओ, नहीं बनाने नहीं बनाने, लेकिन 100-150 रुपए आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। उसका टाइम भाई कंपनी के वर्करों को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर सारे कस्टमर को चेक करवाते जा रहे और बना ही नहीं रहे तो ये वर्कर को पेमेंट कहां से मिलेगा? वो भी तो हकीकत है, वो भी तो सही है, वो भी तो सही है, वो कौन से गलत है? भैया उस पे मेहनत कर रहा है ना, खुल के चेक कर रहा है। उसका अगर आपने उसको इलेक्ट्रिक पे लगा के चेक करा तो आपकी इलेक्ट्रिक भी पेश कीजिए, उसका खर्चा कौन देगा? नहीं, गलत है, सही है। लेकिन हमारे कस्टमर को चाहिए, अगर वो 5 पैसे भी बचाना चाहे तो 5 पैसे भी नहीं छोड़ते। अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेंगे। अभी एक बात बताओ, आप आईफोन 12 ले लो, लेकिन 12 ले लियो, अगर आपका प्रॉब्लम खराब होता है, वो एक्सपायर गया, उसने खर्चा बता दिया भैया 40,000 रुपए खर्चा, वो बंदा देखेगा कि मेरा और कहां से कम है करो, अब ये नहीं देखेगा भैया मेरा तो 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल है, वो टाइम पे उसकी आंखें बंद हो जाएगी। वो रिपेयर करने के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों को अपना मोबाइल जमाता है जो उसकी पूरी चवाट लगा देते हैं। किस लिए वाइट लग रही है? वो रिपेयर के पैसे बचाने के चक्कर में वो ये भूल गया कि उसका मोबाइल 1.5 लाख रुपए का है। तो इसमें किसका नुकसान है? खुद अपने हाथ से अपना सर फोड़ता है। ये चीज उसको समझ, कस्टमर को समझना चाहिए। और जो चीज की रिपेयर की वैल्यू है, वो चीज की उसकी वैल्यू देना ही पड़ेगा। और वो सोचता है कि भैया मेरा अगर आईफोन है, भैया उसने अगर 5,000 मांगा तो बेहतर इसलिए मांगा कि आपके फोन की वैल्यू क्या है, ये पहले आप सोचो। वो भी बड़े रिस्क से काम करेगा ना कि भैया इतना महंगा फोन है, उसका डैमेज नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। तो कस्टमर उसको सोचना चाहिए कि नहीं भैया मेरा फोन तो 1.5 लाख का है और मैं इसके वैल्यू के हिसाब से इसको रिपेयर करवाने जिस वो दे रहा है वो काफी अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं रखता है, नहीं तो उठा के कोई टपरी वाले को दे दिया, कोई हलवा वाले को दे दिया, उसको कला बोलने नहीं आ रहा था, स्क्रू पेचकस डाल के पानी पेच के हाथ में छीनने थोड़ी देर ठोकरा मोड़ेगा, तो जो गलत चीज है ना। ऐसे जहाँ साला कॉटन से साफ करने में ब्रश से साफ कर रहा है तो छील तो जाएगा ना। समझ गए? कैमरे की टेस्टिंग सेम डिस्प्ले टेस्टिंग है, सेम डिस्प्ले टेस्टिंग। जिस टाइप आप डिस्प्ले के वोल्टेज चेक करते हैं
वैसे वो यहाँ पे चेक करना है। जिस टाइप से डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करते हैं, जो सीपीयू से पल्स लेते हैं इमेजिंग के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, उस टाइप से यहाँ पर भी वही चेक। एक कैमरे के अंदर भी एक छोटा डिस्प्ले लगा है। कैमरे के अंदर क्या लगा है? छोटा सा क्रिस्टल डिस्प्ले लगा हुआ है, कांच। हमारी इमेज उस पे जाती है, वो इमेज को कैप्चर करता है और सीपीयू को देता है और डिस्प्ले उसको दिखाता है। एक छोटा सा डिस्प्ले आपके कैमरे में भी लगा है ना? ये कांसेप्ट अपने पास क्लियर हो गया। हाँ, कांसेप्ट क्लियर हो गया। ओके। सेम डिस्प्ले की टेस्टिंग है आपकी कैमरे की, चाहे 2 कैमरे लगे या 10 कैमरे लगे, टेस्टिंग डिस्प्ले जैसी ही है। इसमें से कोई कॉइल ओपन, आपका कैमरा बंद। इसमें से कोई सप्लाई ओपन, आपका कैमरा बंद। तो सिंपल तो टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग बिना रेजिस्टेंस चेक करे नहीं रिपेयर कर सकते। और कुछ एनी क्वेश्चन एक और प्रॉब्लम आती है, बताओ। तो मैं कि बहुत सारे जैसे फोन नोटपैड, तो इसमें हेडफोन एक सेट काम करता है, लगाते हैं ना, तो एक सेट काम करता है, एक सेट काम नहीं करता है। हेडफोन खराब होगा ना? नहीं, हाँ। 2-3-4 स्पून देखते चेक करके। हाँ, चेक जैक खराब हो सकते हैं। नहीं, उसके लिए पूरी जो नीचे की प्लेट है ना, कंप्लीट चेंज करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है उसके अंदर, आप ये सोचो कि आपका मोबाइल में मोनो साउंड आए, जब आप हेडफोन लगाते हैं वहाँ स्टेरियो साउंड बनता है, उसके 2 चैनल तैयार होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, 2 चैनल। अगर आपका जैक खराब होगा लेफ्ट या राइट का, तो कोई भी एक चैनल ही चलेगा। या हो सकता है कि आपका जो इंटरफेस आ रहा है वो सीप कहाँ से आ रहा है? पावर आईसी से आ रहा है। आपके 2 चैनल कहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं? पावर आईसी। ऑडियो कन्वर्टर कहाँ हो रहा है? पावर आईसी। हो सकता है कि वहाँ से एक चैनल ऑफ हो गया हो, तो आपको पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने सैमसंग के कई फोन में देखा हूँ कि कैपेसिटर नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर शॉर्ट दिखाते हैं। शॉर्ट तो दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? क्यों मैं दिखाएंगे? तो मैं करता हूँ वाइट में, उसका भी मैं बता था क्यों दिखाएंगे, आपको बताया था इसके पहले। ये समझ में आया ना कैमरे का पार्ट, लेकिन ये जरूरत नहीं, आप डिस्प्ले में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नोट 6 में भी है बर्गर। क्या है, मैं अगर हर चीज के बारे में एक चीज बताते जाऊं और वहाँ उसी से रिलेटेड तो सारी टेस्टिंग है, तो वो आपका फॉल्ट क्या और बढ़ जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इतने सारे फॉल्ट में मैं कैसे ढूंढूं। तो उसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, एक ही इसमें 2-3 फॉल्ट के आपको समझा देता हूँ। तो उसमें क्या है, इसी टाइप से हमें सारे फॉल्ट चेक करते हैं, तो कितना इजी हो गया। स्टेप 1 एंड देन ऑल फॉल्ट चेक करने का एक ही तरीका है, सारे का कोई भी फॉल्ट है। तो आपको ये आसान लगेगा कि हर पार्ट को चेक करने के अलग अलग तरीके बताओ, वो आपको समझ में नहीं है। गलत है, सही है। आपको शॉर्ट में समझना है तो एक ही तरीके की टेस्टिंग सारी पार्ट की है, ठीक है। और रही आपकी नेटवर्क सेक्शन में सारे कैपेसिटर शॉर्ट बताता है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये आपका क्या है? एंटीना। इधर देखो क्या है ये? कैपेसिटर शॉर्ट बताएंगे, क्यों बताएंगे? ग्राउंड करता है। आपकी कॉइल ग्राउंड है, हम यहाँ भी चेक करेंगे तो ग्राउंड हो जाएगा, वहाँ भी चेक करेंगे तो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि इसके आने वाली फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, वो जो फालतू जो फ्रीक्वेंसीज होती है, वो क्या कर रहा है, उसको रद्द करते रहता है। और यहाँ से जो निकाल रहा है फीवर फ्रीक्वेंसी, समझ गए? यहाँ से जाती है, फिर वो सॉकेट पे, फिर यहाँ से और जाती है एक और सॉकेट पे, जो इनपुट और आउटपुट वाला जो होता है, आउटर। आउटर एंटीना यहाँ से पास होती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आती है, फिर कैपेसिटर पे जाती है, फिर आईसी पे जाती है, कहाँ पे जाती है? पी। उसके लिए फिर यहाँ पे कॉइल ग्राउंड कर दिया, तो ये भी शॉर्टिंग दिखाएगा। कॉइल लगाने का मतलब होता है जो फालतू की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसे ग्राउंड कर देना। क्या कर देना? ग्राउंड कर देना। और जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हमने भेजे वही फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। उसके साथ आने वाली बहुत सी ऐसे मैग्नेटिक तरंगें होती है जो वाली फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करने से पहले हमने, अगर हमारे घर में नल लगाए, हमने डायरेक्ट पानी पिया, अगर गंदा पानी आ रहा तो हम गंदा पानी पी लेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उसने क्या करा, हमने क्या करा, अपने घर के नल के ऊपर क्या लगा दिया? फिल्टर लगा दिया। अब हमको प्योर पानी मिल रहा है। उसी टाइप से नेट पर तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कचरा भी आ रहा है उसके साथ, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन लगाना बहुत जरूरी होता है।
तरह तरह की फील्ड है, एक नेटवर्क होता तो कोई बात है, लेकिन यहाँ तो 100 तरीके के नेटवर्क फ्रीक्वेंसी है। पुलिस वालों के वायरस और एविएशन वालों के वायरस, रेलवे वालों के वायरस फ्रीक्वेंसी है ना, कितने सारे फ्रीक्वेंसीज आ गई, और भी अलग अलग बहुत सारे नेटवर्किंग भी चल रहे हैं, कोई WLAN चल रहा है, कोई वाईफाई की चल रही है, वाईफाई के टावर लगे, कहीं ये लगे, कहीं वो लगे, कितनी सारे कचरा है। आप बताओ, इतने सारे फ्रीक्वेंसी में हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे छान के बाहर निकालें? तो उसके लिए हमको छन्नी लगाना पड़ेगा कि भारी छानना पड़ेगा? कहाँ लगाना पड़ेगा? फिल्टर कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने फोन में। अपने फोन में, ये बाहर लगाना पड़ेगा, तो खुद भी लगेगा। समझ गए? समझे? और कोई दानिश भाई पूछना आपको? हाँ दानिश भाई पूछना आपको? नहीं पानी पिलो। पानी पिलाओ। बताओ, अगर किसी का सवाल छूट गया हो तो, किसी का सवाल छूटा हो, किसी ने पूछा और उसका जवाब ना मिलते हुए घुमाई जलेबी बनी है। लाइट सेक्शन। किसी के सवाल में मैंने कि कोई सवाल नहीं ना देते हुए घुमा के बात किया हो, ऐसा कुछ है? नहीं। आपका ट्रांसफार्मर क्लियर कर दिया मैंने, कन्वर्टर स्टेप डाउन चाइना डाउन। वाला भाई के लिए क्लियर हो गया ना, वो जो पानी के लिए था। हाँ? वो जो सर, जो अभी आपने कॉलेज बताया जो 2 ग्राउंड रहती है, इसको तो कोई भी टेक्नीशियन खोलेगा और चेक करेगा, वो ग्राउंड दिखाएगा तो करके हम शॉर्टिंग चेक नहीं करते, हम वहाँ पे तार लगा के एंटीना देते हैं और देखते हैं नेटवर्क आ रहा है क्या, ये चेक करते हैं। हमसे तोड़ते नहीं है, अगर वो सीरीज में लगाऊंगा तो इसी नेटवर्क आपकी खुद आप जानबूझकर उसको खराब कर रहे हो। तोड़ना नहीं, शॉर्टिंग नहीं रहते। और नेट एक बड़ी बात तो शॉर्टिंग होगा भी तो वहाँ सप्लाई तो रहती नहीं, तो हम इसे क्यों तोड़ रहे भाई? क्यों तोड़ रहे? सप्लाई तो है ही नहीं वहाँ पे तो सिर्फ कॉल सारे नेटवर्क है ना, फिर और कुछ। अब बैठ जाओ और बढ़िया सा मोबाइल रिपेयर करो। समझ में आया, प्रैक्टिकल बातें हो रही। प्रैक्टिकल करो ना, करो प्रैक्टिकल। स्पेयर के नाम बताओ, टेस्ट करो। तू गेम मत खेल, तू गेम खेल रास्ते से घूम के जा रहा है, कहाँ से रिव्यू करके गुलबर्ग चले आप। वो उलझाने वाला रास्ता है वो। ठीक है ना? ये अपना अभी अपना देखो टोटल खत्म हो गया। केबल आपने वो रेड के फाल्ट नहीं लिखे ना, रेड के फाल्ट लिखो, ये चले जाएंगे तो फिर आपको लिखने में सिर्फ डेड के फाल्ट लिखना है, डेड के वो एम्पियर के फाल्ट लिखना है। क्या मैंने एम्पियर का समझाया था? आप एम्पियर के फाल्ट लिख लो कि एम्पियर पे क्या फाल्ट आने वाला, उससे एम्पियर पे क्या फाल्ट आने वाला। तो इनको रजिस्टर देके लिखवा दो, ठीक है? ये इनका हो जाता।